हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 11 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो इस वीडियो के अंत में करंट अफेयर से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 10,000 फीट से ऊपर स्थित किस सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी यातायात सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है? तो देखिए, 10,000 फीट से ऊपर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, इसका नाम है अटल सुरंग। हाल ही में इस सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में पुरस्कार प्रदान किया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अटल सुरंग का निर्माण किसने किया है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन ने। इसी वजह से सीमा सड़क संगठन के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, तो अटल सुरंग जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि रोहतांग दर्रे से गुजरती है। और ये सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। और इस सुरंग की लंबाई कितनी है इसे भी याद रखिएगा, 9.02 किलोमीटर। और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इस सुरंग का निर्माण बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आदर्शवाद कनेक्टिंग प्लेस कनेक्टिंग पीपुल के तहत किया गया है। इस सुरंग का उद्घाटन 2020 में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, तो इस सुरंग को हाल ही में प्रमाणित किया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने, जिसका मुख्यालय लंदन में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर कितने किलोग्राम की दुनिया की सबसे बड़ी घंटी स्थापित की जा रही है? तो देखिए, द बिगेस्ट बेल इन द वर्ल्ड स्थापित किया जा रहा है राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर। इसका वजन होगा 82,000 किलोग्राम। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इसी के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बन जाएगी जब इसका निर्माण कर दिया जाएगा। इस घंटी का निर्माण कौन कर रहे हैं? स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य। और इस घंटे का डिजाइन किए हैं आर्किटेक्ट अनूप भरत्रिया। इस घंटे की कलाकृति का निर्माण कर रहे हैं हरिराम कुंभावत। जब यह घंटी बनकर तैयार हो जाएगा, जब यह बजेगा, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी आवाज़ सुनाई देगी 8 किलोमीटर दूर तक। ठीक है, तो याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी घंटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पिछले 5 सालों में कितने विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई? देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पिछले 5 सालों में 4,844 विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में जान लेते हैं। और हाल ही में भारत सरकार ने इसमें संशोधन किया था, तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं इन्हें याद रखिएगा। अच्छा, तो 4844 विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई पिछले 5 सालों में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे 2021 में कितने विदेशियों को नागरिकता प्रदान की गई, तो याद रखिए 1773। वहीं 2020 में 639 विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है ये भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। यानी आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप विदेश में जाकर बस कर वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, ऑटोमेटिक आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। तो यही होता है एकल नागरिकता। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत सरकार ने संशोधन किया है। और आप सभी को पता होगा CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में पारित किया गया था संसद द्वारा। कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को। इस संशोधन में क्या कहा गया है? तो देखिए, इस एक्ट में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों, कितने? 6, इसे नोट करिए। कौन कौन से? हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख। तो इस 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है CAA 2019 में। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कि दिसंबर 2014 से पहले ये 6 समुदाय अगर भारत में आए हुए हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो इसका डेडलाइन क्या है? दिसंबर 2014। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2020-21 के लिए दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में 18वां माधवराव लिमये पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, हाल ही में 18वें माधवराव
लिमे पुरस्कार के विजेता बने हैं 2020-21 के लिए नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। वर्तमान में इनके पास केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय है। हाल ही में इन्हें 2020-21 के लिए माधवराव लिमये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये की इनामी राशि दी जाती है और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? महाराष्ट्र के नासिक स्थित पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा। नेक्स्ट, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा खंडवा जिले में, और यह खंडवा जिला कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इस संयंत्र का निर्माण किया जाएगा 24 करोड़ रुपए की लागत से। किसके द्वारा? वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और ब्रिजल ग्रीन एनर्जी द्वारा संयुक्त रूप से इस संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। कहां पर? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। यहाँ पे दो बातें और ध्यान में रखिए। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। वहीं हाल ही में आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में भारत के पहले एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है 10 फरवरी को। तो हाल ही में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। विश्व दलहन दिवस 2022 का थीम याद रखिए, यानी विषय। इसका विषय है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। हिंदी में युवाओं को अस्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। ठीक है। अच्छा, विश्व दलहन दिवस की शुरुआत कब की गई थी? 2019 में की गई थी। इस साल इस दिवस का ये चौथा संस्करण है। अब ये बताइए, दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन। 7 से 28 फरवरी तक वर्चुअली रूप से चलने वाले प्रथम फिनटेक ओपन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, 7 से 28 फरवरी तक लगभग 3 सप्ताह तक वर्चुअली तरीके से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिनटेक ओपन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और हाल ही में इस सम्मेलन का उद्घाटन किए अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन सी राइट आंसर। अश्विनी वैष्णव जो हैं ये केंद्रीय मंत्री हैं। इनके पास 3 मंत्रालय हैं, केंद्रीय रेल मंत्रालय, केंद्रीय IT मंत्रालय और केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। हाल ही में इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है। तो ये समिट जो है IT क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों, उद्योग जगत, स्टार्टअप और डेवलपर्स के बीच विचार और नवाचार का आदान प्रदान का बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। नेक्स्ट, फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फाइजर एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है अमेरिका की। यह भारत में भी काम करती है। तो ध्यान रखिए, हाल ही में फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह। ऑप्शन डी राइट आंसर। इन्हें RA शाह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह। फाइजर की बात करें तो यह अमेरिका की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 1849 में। देखिए, कोविड-19 के लिए एक फाइजर वैक्सीन भी है। तो इसका निर्माण किसने किया है? याद रखिए, फाइजर ने किया है। अभी फाइजर वैक्सीन जो है भारत में नहीं आई है। फाइजर इंक का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। वर्तमान में फाइजर इंक के CEO हैं अल्बर्ट बोर्ला। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किस विदेशी उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक विदेशी उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह है ड्रोन। ऑप्शन डी राइट आंसर। वैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिफेंस से जुड़े ड्रोनों का आयात अभी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो आमतौर पर ड्रोन का इस्तेमाल लोग करते हैं, इनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर यानी मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज इन द वर्ल्ड कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, याद रखिए। हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें पहले स्थान पे है इस्तांबुल, जो कि तुर्की का एक सिटी है। यानी दुनिया का ये सबसे भीड़ भाड़ वाला यानी ट्रैफिक वाला शहर है इस्तांबुल। इसी लिस्ट में मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है, दूसरे स्थान पर है। क्यू, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, ये तीसरे स्थान पर है।
बोगोटा जो कि कोलंबिया की राजधानी है, ये चौथे स्थान पर है। ठीक है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में कुछ भारतीय शहर भी शामिल है। कौन सा भारतीय शहर किस स्थान पर है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस इंडेक्स में 58 देशों के 404 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें मुंबई 5वें स्थान पर है। पिछले साल मुंबई दूसरे स्थान पर था। बेंगलुरु 10वें स्थान पर है। दिल्ली 11वें स्थान पर है। पुणे जो है ये 21वें स्थान पर है। और पहले स्थान पे कौन सा शहर है, इस्तांबुल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह है जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में निम्न में से किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे के खड़कवासला में। नवीनतम आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का आधिकारिक नाम क्या रखा है? गुजरात टाइटंस। हाल ही में एम गंगाधरन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वह एक मशहूर डैश थे, इतिहासकार थे। और एम गंगाधरन कहाँ के थे? केरल के थे। केंद्रीय कर्मचारी आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस किशोर। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडी बडी ने किस दिग्गज अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन को। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? मार्च 2026 तक के लिए। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का विषय क्या है? गो डिजिटल गो सिक्योर। 14 से 18 फरवरी के बीच में आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। ब्रूस्ट पासपोर्ट्स ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स किसने लिखी है? सावी और विड ने। भारत के नए कृषि सचिव कौन बने हैं? मनोज आहूजा बने हैं। अब फटाफट पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, वासुदेवन पथंगी नरसिम्हन 3 वर्ष की अवधि के लिए फिर से किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के। राइट आंसर ऑप्शन बी था। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के नए डायरेक्टर जनरल और सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार। और मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गुमला में ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ की पुरातात्विक खुदाई में लगभग 600 साल पुरानी भूमिगत महल की संरचना प्राप्त हुई है? दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।